हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन गवर्नर जनरल की नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले हम 2 पार्ट्स के अंदर गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ चुके हैं। लास्ट हमने डिस्कस किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में, जिसके बारे में मैंने बताया था कि कैसे उन्होंने इंडिया के अंदर सती प्रथा को अबोलिश किया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे गवर्नर जनरल रहेंगे वो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उनका नाम रहेगा लॉर्ड मैटकॉफ। लॉर्ड मैटकॉफ का जो टाइम पीरियड है वो रहेगा 1835-1836। किसके लिए फेमस है? इंडिया के अंदर इन्हें जाना जाता है रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम प्रेस के ऊपर, यानी जो मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगी हुई थी उसको हटाने के लिए इनको जाना जाता है। या एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है लॉर्ड मैटकॉफ से रिलेटेड, वो आता है हु इज़ नॉन एज लिबरेटर ऑफ प्रेस। लिबरेटर ऑफ प्रेस के रूप में किसको जाना जाता है? तो लिबरेटर ऑफ प्रेस कौन थे? चार्ल्स मैटकॉफ, या लॉर्ड चार्ल्स मैटकॉफ के नाम से उनको जाना जाता है। ठीक है, इनसे रिलेटेड एग्ज़ाम के अंदर यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनके बाद जो इम्पोर्टेंट हैं, जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जैसा आप जानते हो 1833 के एक्ट के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था। उसके बाद इंडिया के अंदर क्या रूल हो गया था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको क्या बोलने लगे थे भाई? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज़ आल्सो नोन एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर 1833 चार्टर एक्ट। तो उसके बाद इंपॉर्टेंट आए हैं लॉर्ड मैटकॉफ। लॉर्ड मैटकॉफ के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनसे रिलेटेड एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो कौन है भाई? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी भाई। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा आपका 1848 टू 1856, 1848 से 1856 इनका टाइम पीरियड रहेगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एज काफ़ी यंग एज हैं, लेकिन कारनामे बड़े हैं भाई। ठीक है, इनके कार्यकाल के अंदर जितने काम होंगे उससे रिलेटेड एग्ज़ाम में पक्का ये उम्मीद है कि एग्ज़ाम के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। किसके लिए फेमस है ये? सबसे पहले मैं बात करूंगा जो इनकी नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी को किसके लिए जाना जाता था भाई? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे हम बोलते हैं विलय की नीति के नाम से जाना जाता था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता था। सेकंड, इन्हीं के टाइम पीरियड की मैं बात करूंगा वुड्स डिस्पैच एजुकेशन एक्ट 1854। वुड का डिस्पैच एक्ट भाई, वुड डिस्पैच एक्ट इन इंडिया फॉर एजुकेशन इन 1854। नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा इंपॉर्टेंट, जिससे रिलेटेड हमें बात करनी है, वो है फर्स्ट रेलवे ट्रेन इन इंडिया। ठीक है, 1853 फर्स्ट रेलवे ट्रेन इन इंडिया भी, भारत के अंदर पहली ट्रेन चली थी इन्हीं के समय में 1853 में। लॉर्ड डलहौजी से नेक्स्ट हम बात करेंगे। लॉर्ड डलहौजी से ही नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा पीडब्ल्यूडी को किसने एस्टेब्लिश किया था? इंडिया के अंदर पीडब्ल्यूडी एस्टेब्लिश करने का श्रेय किसको जाता है? तो वो भी किसको जाता है बेटा? वो आपका लॉर्ड डलहौजी को जाता है। नेक्स्ट, विडो रीमैरिज एक्ट 1856। विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून आया था भाई। विडो रीमैरिज एक्ट आया था, हिंदू कानून के अनुसार हिंदू कानून को चेंज कर दिया गया था, जो हिंदू मैरिज लॉ है उसको चेंज कर दिया गया था। विडो रीमैरिज एक्ट लेके आए थे, कौन लेके आए थे? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे। इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया था इनके टाइम पे ही, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। एक पॉइंट और याद रखिएगा,
इंजीनियरिंग कॉलेज जो इंडिया के अंदर काफ़ी फेमस है अभी, कहाँ पे, रुड़की के अंदर, रुड़की जो आप अभी आपका यूके के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर है। इंजीनियरिंग कॉलेज जो आज के दिन फेमस है, उसको किसके टाइम पे खोला गया था? लॉर्ड डलहौजी उस समय पे इंडिया के गवर्नर जनरल होते थे। यहीं से अगर मैं बात करूंगा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा रहेगा, और वो कौन सा रहेगा? टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता टू आगरा। टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता टू आगरा, कलकत्ता से आगरा के लिए टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी। फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन इंडिया में कब स्थापित हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुई थी। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे जो टेलीग्राफ लाइन खोली गई वो कहाँ से कहाँ थी? तो कलकत्ता टू आगरा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ लॉर्ड डलहौजी का जो टाइम पीरियड था वो कब था बेटा? 1848 टू 1856, 1848 से 1856 के समय में भारत के गवर्नर जनरल रहे। पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा भाई? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या लिखा? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। बिल्कुल बेसिक से समझिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता था? जो इंडियन स्टेट हैं, जो इंडियन स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट थे, जैसे मैं एग्जांपल दूँ, सतारा, नागपुर, झांसी, ये जो स्टेट थे, इनके अंदर क्या था? जो किंग होता था उसकी जो संतान है, कोई भी बेटा नहीं होता था भाई। जो राजा है उसका कोई भी बेटा नहीं होता था। ठीक है, या आप वर्ड यूज कर सकते हो किंग्स आउन हेयर बोलते हैं भाई इसको, यानी किंग्स आउन हेयर को हम क्या बोलेंगे? जो राजा है उसकी वंशागुणत, कोई बाय बर्थ कोई, मतलब उसको कोई भी औलाद नहीं होती थी, चाइल्ड नहीं होता था, जो क्या बन सके? प्रिंस। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता था? जो किंग है वो सन अपना चाइल्ड को अडॉप्ट करता था। क्या करता था? अडॉप्ट करता था। और ब्रिटिश टाइम पे लॉर्ड डलहौजी ने क्या रूल बना दिया कि किसी भी अडॉप्टेड सन को किंग नहीं माना जाएगा, अडॉप्टेड सन को प्रिंस नहीं माना जाएगा। और इसी बेस पे उसने एक इंडिया के अंदर एक चीज़ स्टार्ट की जिसे हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सहारे ही उसने बहुत सारे इंडियन स्टेट्स को अनेक्स किया। इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अवध उनमें एक है, अवध उनमें से एक है, सतारा उनमें एक है, नागपुर उसके अंदर एक है, झांसी एक है, कैरोली एक है। ये जो सारे के सारे स्टेट में एग्जांपल दे रहा हूँ, ये किसके अंदर हड़पे गए थे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी विलय की नीति के अंतर्गत हड़पे गए थे। ये भी आपने ध्यान रखना अभी। उसमें क्या होता था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में वर्डिंग्स को आप समझ देगा। रूलर ऑफ ए डिपेंडेंट स्टेट, कोई भी डिपेंडेंट स्टेट है उसका रूलर डाइड विदाउट ए हेयर, अपने किसी भी बच्चे के बिना मर जाता है। हिज अडॉप्टेड सन नॉट बी अलाउड टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, उसका जो अडॉप्टेड सन है उसको राज करने नहीं दिया जाएगा, राज की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा बोला जाता था कौन सी नीति में? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को कौन लेके आए थे? लॉर्ड डलहौजी। ये स्टेट्स भी याद रखने, सतारा, नागपुर, ये सब के सब किसके द्वारा नेक्स्ट किए गए थे? डलहौजी। किस थ्योरी पे भाई? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नेक्स्ट क्या है? वुड्स डिस्पैच एजुकेशन एक्ट 1854। वुड का डिस्पैच एक्ट बोलते हैं इसको। एजुकेशन के अंदर मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन एक्ट बोला जाता है। भारत के अंदर जो एजुकेशन है उसके अंदर एजुकेशन का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। इसको एग्जाम में आ जाए, द मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन कौन सा एक्ट है? मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन बोला जाता है। वुड्स डिस्पैच एजुकेशन एक्ट 1854, 1854 के वुड का डिस्पैच एक्ट को बोला जाता है। यहाँ मैं आपको क्लियरिटी दूंगा कि जो वुड्स हैं वो कौन हैं? वो उस समय पे इंडियन सेक्रेटरी हैं। जो कहाँ पे काम कर रहे हैं? इंडियन सेक्रेटरी हैं जो ब्रिटेन से काम कर रहे हैं। वो जो इंडिया के ऊपर काम करती थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर उसके हेड हैं। और लॉर्ड डलहौजी कौन है भाई? लॉर्ड डलहौजी इंडिया के अंदर गवर्नर जनरल हैं। अब इन्होंने इंडिया के लिए एक एजुकेशन पॉलिसी बना के भेजी जिसे सेकंड एजुकेशन पॉलिसी भी बोला जाता है। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आपको पता है लॉर्ड मेकाले के टाइम पे, मैंने बताया था लॉर्ड मेकाले फर्स्ट लीगल ऑफिसर था भाई इंडिया के अंदर। किसके टाइम पे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब सेकंड जब एजुकेशन पॉलिसी आई तो उसने क्या बोला कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी प्राथमिक शिक्षा है भाई, उसके लिए तो कौन सी यूज़ की जाए? जो हमारी यहाँ पे देशी लैंग्वेज है, जो बेसिक लैंग्वेज हैं जिसको प्रिंसली स्टेट यूज़ करते हैं, उसका यूज़ किया जाए। लेकिन जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन के लिए क्या यूज़ किया जाए? हायर एजुकेशन पे उसने फोकस किया। हायर एजुकेशन में
इंग्लिश लैंग्वेज का यूज होना चाहिए। सेकंड उसने क्या बोला, इंडिया के अंदर जो वुमेन्स की कंडीशन थी वो बहुत ही वर्स्ट थी, बहुत ही ख़राब थी, वुमेन्स को भी पार्टिसिपेट कराया जाए, वुमेन्स के लिए भी एजुकेशन की स्टार्ट की जाए। ये किस एक्ट में बोला गया था, वुड्स डिस्पैच एक्ट, वुड्स डिस्पैच एजुकेशन एक्ट 1854 के अंदर बोला गया था। ठीक है, एंग्लो वर्निकुलर स्कूल खोले जाएंगे। एंग्लो वर्निकुलर स्कूल, जो हाई एजुकेशन स्कूल होंगे वो होंगे एंग्लो वर्निकुलर स्कूल बोला जाएगा भाई। एंग्लो वर्निकुलर स्कूल भी किस नीति के तहत खोले गए, तो वुड्स डिस्पैच एजुकेशन एक्ट 1854। फर्स्ट रेलवे ट्रेन इन इंडिया 1853 जो आपकी चली थी बॉम्बे, जिसे हम उस टाइम मुंबई बोलते थे, बॉम्बे टू ठाणे 34 किलोमीटर भाई। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, बॉम्बे टू ठाणे इंडिया की पहली ट्रेन चली थी, मुंबई से ठाणे भाई। ठीक है, PWD लगभग आप में से सबने ही इसका नाम सुन रखा होगा, PWD जिसे आप नाम देते हो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ज़्यादातर PWD का क्या काम होता है, PWD का काम आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है बेटा, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है। तो PWD को इस्टेब्लिश किया गया था, किसके टाइम पे किया गया था, PW इस्टेब्लिश की गई थी लॉर्ड डलहौजी। तो काफ़ी सारे सुधार कार्य उस समय पे हुए हैं। विडो रीमैरिज एक्ट 1856, विडो रीमैरिज एक्ट भाई देखो, हिंदू जो नियम होता था उसके अनुसार कोई भी लेडीज़ है जिसकी मैरिज हो चुकी है और उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद वो दोबारा से रीमैरिज नहीं कर सकती, दोबारा से शादी नहीं कर सकती। एक इंडियन थे भाई, एक भारतीय थे जिनका नाम है विद्यासागर। इनका नाम क्या है, विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका फुल नाम क्या था भाई, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसने इसको अपोज किया और इन्होंने, इनकी हेल्प से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने काफ़ी इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और इन्होंने ये जो रूल है ये किसको समझाने का प्रयास किया, लॉर्ड डलहौजी को। तो विद्यासागर के बहुत सारे प्रयासों के बाद जो लॉर्ड डलहौजी था उसने इंडिया के अंदर एक एक्ट लेके आया जिसे विडो रीमैरिज एक्ट 1856 कहते हैं। अब विडो रीमैरिज एक्ट जो है 1856 है, इसके अंदर क्या होगा, विडो रीमैरिज एक्ट के तहत अब कोई भी हिंदू वुमेन है वो अब उसके हस्बैंड की डेथ के बाद दोबारा से शादी कर सकती है। पहले तो उन्होंने 1830 के अंदर क्या किया था, सती रूल को बंद कर दिया था, सती रूल को अबोलिश कर दिया था, बिल्कुल क्लोज कर दिया था कि सती कोई भी अगर हस्बैंड की डेथ के बाद महिला को साथ में जला देते थे, ये था आपका सती रूल। ठीक है, सती रूल को अबोलिश किया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। विडो रीमैरिज एक्ट 1856 कौन लेके आया, ये लेके आए थे लॉर्ड डलहौजी। इंजीनियर कॉलेज खोला गया था। इंजीनियरिंग कॉलेज आपका कहाँ पे खोला गया बेटा, इंडिया के अंदर एक फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज है रुड़की के अंदर। तो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज किसके टाइम खुला था, लॉर्ड डलहौजी। ये भी ध्यान रखना, इंडिया के अंदर ICS IAS IPS की एग्जामिनेशन, जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा है वो भी स्टार्ट हो गई थी। सिविल सर्विसेज की परीक्षा इंडिया के अंदर स्टार्ट कब हुई थी, किसके टाइम पे हुई थी, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। इन्होंने ही इंडिया के अंदर टेलीग्राफ लाइन खोली और टेलीग्राफ लाइन कहाँ, फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन कहाँ से कहाँ तक थी आपकी, कलकत्ता के अंदर थी, कलकत्ता टू आगरा। कहाँ से कहाँ थी, कलकत्ता टू आगरा। कुछ और पॉइंट्स हैं जिन पे मैं बात करूँगा, जिनके साथ कनेक्ट करवाऊँगा आपको, जो लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। मराठा बाजीराव सेकंड, जो रियल लास्ट रूलर थे भाई वो कौन थे, बाजीराव सेकंड। अब बाजीराव के साथ ना ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने डील कर ली थी। मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में डील हुई कि अब जो मराठा की जो भी रियासतें हैं, जो भी आपकी प्रोविंस है, मराठा प्रोविंस है, उनके ऊपर रूल अब ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और उसके बदले में ना पेंशन दी जाएगी, पेंशन प्रोवाइड करेंगे। पेंशन किसको प्रोवाइड करेंगे, बाजीराव सेकंड को पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन जैसे ही बाजीराव सेकंड की डेथ होती है, उनका जो बेटा है, उनका जो सन है, अडॉप्टेड सन है, जिसका नाम है नाना साहब, नाना साहब, और इन्हें ही धोंदू, नाना साहब को ही क्या बोलते हैं, धोंदू पंत के नाम से जानते हैं। ये इनके रियल सन नहीं है, ये इनके अडॉप्टेड सन है। तो ये मराठा हैं,
मराठा वंशज के मराठा डायनेस्टी से रिलेटेड हैं, लास्ट रूलर आप इनको बोल सकते हो। नाना साहब को ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि हम आपको पेंशन नहीं देंगे, हमने जो पेंशन देने की डील की थी वो किसके साथ की थी, बाजीराव सेकंड के साथ हमने पेंशन रिलेटेड डील की थी, आपके साथ हमारी ऐसी कोई भी डील नहीं हुई है। तो नाना साहब धोंदू पंथ के नाम से जिनको जाना जाता था, बिल्कुल उसको मना कर दिया कि हम आपको पेंशन नहीं दे रहे हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे सामने आई थी, ठीक है, ये भी आपने क्लियरली ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे annexation of Awadh in 1856। एनेक्सेशन ऑफ अवध, लास्ट रूलर ऑफ अवध कौन थे भाई, वाजिद अली शाह। कब अनेक्स किया गया अवध को, 1856। लास्ट रूलर कौन थे, वाजिद अली शाह। देखो अवध जो आपका स्टेट है वो स्टार्टिंग से ही ब्रिटिशर्स की हेल्प करता रहा है और वो लॉयल रहा था ब्रिटिशर्स के प्रति, जो उसकी लॉयल्टी है उस पर कोई डाउट नहीं था। अब अवध पे जब अवध का नेक्स्ट किया गया उस पर क्या आरोप लगाया गया भाई, क्या एक्यूज़ किया गया कि जो अवध का रूलर है वो मिसयूज ऑफ हिज पावर, वो क्या कर रहा है, मिसयूज ऑफ हिज पावर, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। या आप इसको बोल सकते हो एनेक्सेशन ऑफ अवध का रीज़न क्या था, मिस रूल। ये एक्यूज किया गया कि मिस रूल कर रहा है कौन, वाजिद अली शाह, और अवध को ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो आपका ब्रिटिश एम्पायर था, ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्पायर था, उसके अंदर ऐड कर लिया गया। पार्लियामेंट वर्ड मैंने यहाँ पे गलती से यूज़ कर दिया था बेटा, ठीक है। ठीक, ये तो इम्पोर्टेंट लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के बाद जो नेक्स्ट आएंगे वो है लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं उसकी लिस्ट के अंदर लास्ट गवर्नर जनरल का नाम आएगा, और लास्ट गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इन्हीं के टाइम पे, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 का जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो किसके टाइम पे होता है, लॉर्ड कैनिंग। यानी जो ब्रिटिशर्स थे 1757 बैटल ऑफ प्लासी के बाद इतने सारे अत्याचार उन्होंने किए भाई, ठीक है। और उस अत्याचार को एकदम से फेस कौन करेगा, एक बिल्कुल ऐसा बंदा जिसने कोई ज़्यादा कुछ गलत किया ही नहीं इंडिया के अंदर आकर, लॉर्ड कैनिंग। कौन फेस करेगा, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 हुआ, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के साथ इसको फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया भी बोलेंगे, फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। 1857 के रिवॉल्यूशन के बाद ब्रिटिशर्स ने क्या लॉ बनाया, ब्रिटिशर्स ने एक लॉ बनाया 1858, द गवर्नमेंट एक्ट भाई, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1858। उसके तहत क्या किया गया, गवर्नमेंट एक्ट 1858 के तहत सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अबोलिश कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को अबोलिश कर दिया गया और डायरेक्ट किसका रूल होगा, इंडिया के ऊपर डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट रूल करेगी, जिसे हम क्राउन रूल के नाम से जानेंगे, यानी महारानी का शासक होगा दिल्ली। डायरेक्ट किसका शासन होगा, महारानी। जो ब्रिटेन के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वगैरह बनाए गए थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वगैरह को भी क्या कर दिया गया, अबोलिश कर दिया गया। अब ब्रिटेन के अंदर ब्रिटेन पार्लियामेंट का एक मेंबर होगा जिसे इंडियन सेक्रेटरी के नाम से जानेंगे, भारत सचिव का नाम होगा। और इंडिया के अंदर जो रूल करेगा उस बंदे को हम किस नाम से जानेंगे, वो जो पहले गवर्नर जनरल की फॉर्म में होता था, गवर्नर जनरल को अब क्या बोलेंगे, वाइसराय बोलेंगे। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया
एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, लॉर्ड कैनिंग को बोला जाता है। इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, जो फर्स्ट फाइट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता की पहली लड़ाई भी है, ठीक है, वो किसके टाइम पे हुई थी, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुई थी। ये भी आपने ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट इसी के अंदर पूछा जाता है स्लेवरी डिक्लेयर्ड इलीगल, रूल ऑफ स्लेवरी declared illegal in India। स्लेवरी भाई, स्लेवरी सिस्टम को इंडिया में इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। बुक्स के अंदर काफ़ी बार ना ये 1843 भी दिया मिलता है, लेकिन आपने 1843 नहीं लगाना है, आपने क्या बताना है, जो स्लेवरी को कंप्लीट एक्ट के बाद इलीगल करार दिया गया वो किसके टाइम था, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। और लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ही इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ही इंडिया के अंदर 3 यूनिवर्सिटी खोली गई भाई। जो वुड का डिस्पैच आया था उसमें भी इनको मेंशन किया गया था 3 यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। और 3 यूनिवर्सिटीज़, जो यूनिवर्सिटी खोली जानी है, यूनिवर्सिटी को बेसिकली कहाँ पर खोला जाएगा, यूनिवर्सिटी को बेसिकली खोला जाएगा जो इंडिया के अंदर प्रोविंस सिस्टम है, जो इंडिया के अंदर प्रेसिडेंसी सिस्टम है, उसके अंदर खोला जाएगा। और इंडिया के अंदर 3 प्रेसिडेंसी थी भाई, देयर आर 3 प्रेसिडेंसी in India and they 3 are Bombay, Calcutta भाई, and third one is Madras, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि इंडिया के अंदर 3 यूनिवर्सिटी सबसे पहले कहाँ पे खोली गई थी, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। ये आप याद रखना, 3 प्रेसिडेंसी। इसी के अंदर एक चीज़ और याद रख लेना कि जो 1861 एक्ट आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 के अंदर भी हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 के अंदर हम 3 हाई कोर्ट एस्टेब्लिश करेंगे इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर सबसे पहले 3 हाई कोर्ट खोले जाएंगे, और वो जो 3 हाई कोर्ट एस्टेब्लिश किए गए हैं वो भी कहाँ पे होंगे, वो भी आपके प्रेसिडेंशियल हाई कोर्ट के नाम से जाने जाएंगे, बॉम्बे, कलकत्ता और तीसरा कौन सा रहेगा बेटा, मद्रास, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मद्रास मतलब लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुई है। हमारे 15 गवर्नर जनरल की लिस्ट थी। देखो बेटा, स्टार्टिंग क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, हु इज फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल भी, फर्स्ट वाइसरॉय, ठीक है। तो चाहे मैं बात करूँ लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड क्लाइव से स्टार्ट करके आपने जो लॉर्ड कैनिंग तक का सिस्टम है उसको ना एक सीरीज़ के अंदर कन्वर्ट करना है। हालांकि मैंने ऑल 15 सारे के सारे 15 के बारे में नहीं बताया, मैंने एलन ब्रो के बारे में नहीं बताया, मैंने किसी अदर जो इम्पोर्टेंट नहीं थे उनका डिस्कशन नहीं किया, मैंने सिर्फ उन्हीं का डिस्कशन किया है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि PDF के अंदर मैं मैक्सिमम प्रोवाइड कराऊँगा आपको, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन है, बहुत सारी बुक्स का मिक्सचर है, और यहाँ पे जो इन ब्रीफ चीज़ें हैं जिनसे आपको एग्ज़ाम के अंदर हेल्प मिलेगी, ये मैं बोर्ड के ऊपर आपका कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।